Hello guys, I'm Twinkle. I welcome to all of you in my channel नर्स स्टार। आज जो है हम एवरस्टार एमसीक्यू सेशन 11 की बात करेंगे कि जो आरआरबी, नौसठ, सीएससी सिविल और ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ जो सीआरई मेंस सीआरई एग्ज़ाम है, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का कि जिसके एग्ज़ाम फरवरी के अंदर होने वाली है और उसके अंदर दोनों की पोस्ट के एग्ज़ाम है, एनओबी है और एसएनओबी है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब आप रिवीजन के साथ इसको देखते हो। ओके, तो अभी जो भी लोग पहली बार जो है इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोटिवेशनल कोट्स के साथ जो है हम लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे, ठीक है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे, पर मन में कुछ सीखने की चाह होनी चाहिए, वरना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सी दैट वन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि टीचिंग अ पेशेंट अबाउट द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एडिसन्स डिजीज़। एक पेशेंट है, उसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चल रहा है, एडिसन डिजीज़ हो गया, मतलब उसमें कमी देखने को मिलेगी। द नर्स शुड स्ट्रेस, तो नर्स जो है इसके अंदर क्या देखेंगी, एनुअल एमआरआई स्कैन करवाएगी, लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी होगा, मंथली इंजेक्शंस ऑफ द एपिनेफ्रिन होगा, रेगुलर इंटेक ऑफ द हाई शुगर फूड्स होगा। हमको पता है कि एडिसन डिजीज़ के अंदर पेशेंट को मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट वेयर करवाते हैं कि जो हमको ऐसा बताता है कि पेशेंट को जब भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है आपको उसको स्टेरॉइड देना है, ठीक है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट विद द एडिसन डिजीज टिपिकली रिक्वायर, इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग जो है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट चाहिए ही होगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्मोन्स दैट द एड्रिनल ग्लैंड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग, क्योंकि अभी उसके एड्रिनल ग्लैंड्स वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी वजह हो सकती है अगर आपने हाइपोफाइसेक्टोमी कर दिया है, बराबर, वो तो किसका है, एंटी पिट्यूटरी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, जो बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया और उसको निकालना, एड्रिनलेक्टोमी कर दिया है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इट्स क्रूशियल फॉर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसको ट्रीट करने के लिए हमको कॉन्सियसली जो है कंसिस्टेंटली पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना ही पड़ेगा, कि इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आपने नहीं दिया ना तो पेशेंट को एडिसनियन क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है, और वो स्ट्रेस के सामने अपनी एबिलिटी नहीं दिखा पाएगा कि उसके सामने कोप अप कैसे करे, तो उसका हेल्थ को अच्छे रखने के लिए भी हमको ये देना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में एडिसन डिजीज़ को और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमको उसको लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर अ पेशेंट हु अंडरवेंट एड्रिनलेक्टोमी, एक पेशेंट है जिसका एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर दिया गया है, पोस्ट ऑप में पेशेंट है फॉर दी फियोक्रोमोसाइटोमा, जो अभी हमने बात की थी कि एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर जिसको बोला जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा, उसकी सर्जरी की, एड्रिनलेक्टोमी, पेशेंट अभी हमारे पास पोस्ट ऑप में है, तो नर्स शुड प्रायोरिटाइज, नर्स इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगी, मॉनिटरिंग फॉर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मॉनिटरिंग फॉर सडन हाइपोटेंशन, या ऑफरिंग द पेशेंट शुगर रिच फूड्स। तो क्या आएगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा था, उसके बाद जो है रिस्क रहता है सडन हाइपोटेंशन का, किसका रहता है, सडन हाइपोटेंशन का, क्यों, विच कैन अकर वंस दी ट्यूमर कोजिंग दी एक्सेस कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन इज रिमूव्ड, बराबर है, हमने ट्यूमर को निकाल दिया, मतलब कि कैटेकोलामाइन भी अब नहीं बन पाएगा, अचानक से उसकी कमी हो जाएगी, है ना। दिस मॉनिटरिंग फॉर द सडन हाइपोटेंशन, ओके, वो प्रायोरिटी रहेगा हमारे में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि मॉनिटरिंग फॉर सडन हाइपोटेंशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव एड्रिनलेक्टोमी पेशेंट। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड एडिसन्स डिजीज, पेशेंट है जिसको एडिसन डिजीज सस्पेक्ट हुआ है, उसका कॉर्टिजोल लेवल डिक्रीज मिल रहा है। द नर्स शुड ऑल्सो एंटिसिपेट, नर्स उसके अंदर और क्या देखेंगी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, डिक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, लो ब्लड प्रेशर या इंक्रीज यूरिन आउटपुट। एडिसन डिजीज़ के अंदर
कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो है वो लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, स्किन पिगमेंटेशन इंक्रीज्ड हो जाता है एंड अदर सिम्टम्स भी शो होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल का और हम बताएं यूरिन आउटपुट के बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे भी कि लो ब्लड प्रेशर देखेंगे और स्किन पिगमेंटेशन तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि अ पेशेंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा इज एक्सपीरियंसिंग टेकिकार्डिया। पेशेंट को एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। अभी इसके साथ ना पेशेंट को टेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है, मतलब कि हार्ट रेट उसके काफ़ी बढ़ चुके हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इज लाइकली ड्यू टू, अभी पेशेंट को ऐसा हुआ क्यों, फियोक्रोमोसाइटोमा में टेकिकार्डिया, इसका क्या रिलेशन है। डेफिशिएंसी हुई एपिनेफ्रिन का, इसलिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन हुआ, डिक्रीज इन द कॉर्टिसोल लेवल्स या एक्सेस इंटेक ऑफ पोटासियम रिच फूड्स। देखो ट्यूमर प्रेजेंट है, हमने अभी इसकी कोई भी सर्जरी नहीं की है ना। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो मेनली क्या करवाएगा, ट्यूमर की वजह से कैटेकोलेमाइन का एक्सेस प्रोडक्शन होगा, और कैटेकोलेमाइन का मतलब ही एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है। पर जब नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बढ़ता है तब टेकिकार्डिया और वो सब देखने को मिलता है, और स्पेशली नॉर एपिनेफ्रिन जो है बाय द ट्यूमर इन द एड्रेनल मेड्यूला देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये बता रहे हैं कि डेफिशिएंसी हो रही है एपिनेफ्रिन की। अगर डेफिशिएंसी हो रही होती तो ब्रेडिकार्डिया होता, टेकिकार्डिया नहीं होता। ठीक है, इसीलिए क्या आएगा कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन की, जो एक कैटेकोलेमाइन का ही टाइप्स है, और वो इसीलिए ओवर प्रोडक्शन हुआ क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया था। ठीक है, एड्रिनल में ट्यूमर हो गया था उसकी वजह से, तो इसी की वजह से टेकिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन भी पेशेंट को फील होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ एडिसन डिजीज, पेशेंट एडिसन डिजीज वाला हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। द नर्स ऑब्जर्व्स हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पेशेंट स्किन, और नर्स देख रही है कि एडिसन डिजीज वाले पेशेंट में ना स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज ड्यू टू, ये हाइपर पिगमेंटेशन का रीज़न क्या हो सकता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हुआ, रिड्यूस्ड मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से हुआ, इफेक्ट्स ऑफ द रिप्लेसमेंट थेरेपी, या एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमको पता है क्या कि स्किन का जो कलर है हमारा वो होता है मेलानिन के ऊपर, जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतने ही पर्सन ब्लैक होगा, जितना मेलानिन कम होगा उतना पर्सन वाइट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन दिख रहा है और साथ में एडिसन डिजीज़ है, तो क्या करेंगे कि एडिसन डिजीज़ के अंदर जो है वो MSH का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, और इसी की वजह से ACTH भी एलिवेटेड रहता है, और उसका मतलब है कि वो स्किन में हाइपर पिगमेंटेड करवा देता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ठीक है, क्लियर, मेलानिन रिड्यूस होता, मेलानिन प्रोडक्शन रिड्यूस होता तो स्किन में हाइपो पिगमेंटेशन देखने को मिलता, तो ये तो आएगा नहीं, रिप्लेसमेंट थेरेपी के ये कोई रिलेटेड नहीं है और ब्लड ग्लूकोज के भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो कि पेशेंट इन एडिशनियन क्राइसिस इज प्रेजेंटिंग विद शॉक। एक पेशेंट है जिसको एडिशनियन क्राइसिस हो गया है और वो आता है, उसको शॉक भी प्रेजेंट है, वास्कुलर कोलैप्स हो गया है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस पेशेंट, तो इस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। एडिशनियन क्राइसिस होता कब है, जब एडिसन डिजीज़ होता है उसमें पेशेंट को ज़रूरी है हार्मोनल रिप्लेसमेंट का, हम नहीं देते हैं, बीच में कभी भी पेशेंट स्किप कर देता है और पेशेंट कन्फ्यूज़न में चला जाता है, कुछ भी सोच नहीं पाता, कुछ भी कर नहीं पाता, उसके अंदर जो है देखने को मिलता है एडिशनियन क्राइसिस। ठीक है, अपने हार्मोनल रिप्लेसमेंट को स्किप कर देना, मिस्ड कर देना, ठीक है, या डिक्रीज कर देना, उसकी वजह से उसको हो जाता है एडिशनियन क्राइसिस। इतना अगर आपको समझ आ गया है तो आपके पास आंसर आ गया है। ओके, तो हम इसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देंगे क्या, नहीं, गिव सोलूकॉर्टेफ इंट्रावेनसली देंगे। हाँ, सोलूकॉर्टेफ जो है वो एक प्रकार का हार्मोन रिप्लेसमेंट है, तो एडिशनियन क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए हम ये दे सकते हैं। कोल्ड कॉम्प्रेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
पेशेंट्स के लेग को एलिवेट करना भी यहाँ पे नहीं। तो क्या करेंगे हम पेशेंट को, देखो कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट इन एडिसोनियन क्राइसिस इज टू रिवर्स शॉक एंड रिस्टोर द ब्लड सर्कुलेशन। हम ये कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि रिवर्स करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट में जो शॉक और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिस्टोर हो जाए, अच्छा हो जाए। इसके लिए हम पेशेंट को देंगे सोलुकोटेफ हाइड्रोकोर्टिजोन इंट्रावेनसली, हेल्प्स टू रिप्लेस द डेफिशिएंट कॉर्टिजोल लेवल्स, कि जिसकी वजह से जो कॉर्टिजोल का लेवल्स डेफिशिएंट हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा, और स्टेबलाइजिंग द पेशेंट्स कंडीशन। ओके क्लियर। तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, गिव सोलुकोटेफ इंट्रावेनसली। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट विथ रिसेंटली अंडरवेंट एन एड्रेनलेक्टोमी। नर्स एक ऐसे पेशेंट का केयर कर रही है कि जिसको अभी अभी एड्रेनलेक्टोमी हुआ है, जिसकी अभी अभी एड्रेनल ग्लैंड को निकाल दिया गया है। द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोटेंशन पोस्ट ऑपरेटिवली ड्यू टू, और बोल रही है कि पेशेंट को ना अभी रिस्क रहेगा हाइपोटेंशन होने का। क्यों? ऐसा तो कौन सा रीज़न है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन होता तो हाइपरटेंशन होता, टेकिकार्डिया होता, पाल्पिटेशन होता, यहाँ पे तो ये आएगा नहीं। सडन लॉस ऑफ कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन फ्रॉम द ट्यूमर, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि कैटेकोलामाइन लॉस होना का मतलब है ब्रेडिकार्डिया होना, हाइपोटेंशन होना, ये सारी सिचुएशन। पर आगे देखो, एक्सेस फ्लूइड रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग सर्जरी की वजह से तो भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट ज़्यादा होता तो भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता। रिएक्शन टू पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक्स भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है क्या आएगा कि वंस द ट्यूमर विच इज़ प्रोड्यूसिंग, ट्यूमर है तो ट्यूमर की वजह से तो एक्सेसिव कैटेकोलामाइन्स का प्रोडक्शन होगा, पर जब हमने एड्रेनोलेक्टोमी की और इस ट्यूमर को निकाल दिया, देयर कैन बी रैपिड ड्रॉप, उसकी वजह से जो है रैपिड ड्रॉप हो जाता है हॉर्मोन्स, क्योंकि कैटेकोलामाइन ही नहीं बनेगा, एड्रेनोलेक्टोमी कर दी गई है वो ही नहीं है, और उसकी वजह से अचानक जो है ड्रॉप डाउन होता है ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। समझ गए? तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सडन लॉस ऑफ कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन फ्रॉम दी ट्यूमर, उसी की वजह से पेशेंट को जो है वो हाइपोटेंशन से सफ़र होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज्ड विद एडिसन्स डिजीज़, पेशेंट को अभी अभी जो है एडिसन डिजीज़ डायग्नोज्ड हुआ। आस्क दी नर्स वाई दे फील वीक, वो नर्स को पूछ रहा है पेशेंट कि मुझे वीकनेस क्यों फील हो रही है। द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स इस, पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है, पेशेंट नर्स को पूछ रहा है कि नर्स मेरे को वीकनेस क्यों लग रही है। नर्स क्या बताएगी, योर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एपिनेफ्रिन कोजिंग मसल वीकनेस, देयर इज लैक ऑफ अल्डोस्टेरोन लीडिंग टू सोडियम एंड फ्लूइड लॉस मेकिंग यू फील वीक, योर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ कॉर्टिजोल अफेक्टिंग एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, यू माइट नॉट बी ईटिंग इनफ लीडिंग टू वीकनेस। तो क्या आएगा कि आपको एडिसन डिजीज़ है जिसकी वजह से जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो गया है। कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन? एड्रिनल कॉर्टेक्स के, कि जिसके अंदर आता है कोर्टिजोल, और कोर्टिजोल इज़ एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए और मेटाबॉलिज्म, ये तीनों के लिए ज़रूरी है। कौन? कोर्टिजोल कहाँ होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कौन इस पे काम करता है? ACTH, जो कहाँ पे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड। तो कॉर्टिजोल जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, ये तीनों के लिए जवाबदार है। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो आपको फटीग, मसल वीकनेस और अदर सिम्टम्स में फील होगे। ठीक है, तो क्या बोलेगी नर्स यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कि योर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ कॉर्टिजोल, क्योंकि आपको एडिसन डिजीज़ है, कॉर्टिजोल प्रॉपर बन नहीं रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन को अच्छे से सिक्रीट नहीं कर रहा है, और इसी की वजह से आपको एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में अफेक्टिंग आ रहा है और आपको वीकनेस फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक का डीप नॉलेज होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़। एमिली डायग्नोज्ड होती है टाइप 1 डायबिटीज़ से, और वो कंप्लेन करती है कि सैकिंग, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ हर इंसुलिन डोज। जब इंसुलिन डोज उसको देते हैं ट्रीटिंग के रूप पे टाइप 1 डायबिटीज़ के, और जब इंसुलिन का डोज पीक लेवल पे होता है तब एमिली को सेकिंग, स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, फील होता है। सी मोस्ट लाइकली इज़ एक्सपीरियंसिंग, ये उसको कब फील होगा? हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो, हाइपोकैलेमिया होगा तो, हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा तो देखो कि एमिली के जो सिम्टम्स है वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि एमिली को हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन हो गया है।
हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन होता क्यों है? हाँ, ये बात सही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, हमने ट्रीट करने के लिए उसको इंसुलिन दिया, वो करेक्ट है, पर रैंडम ब्लड शुगर कितना है वो तो देखना चाहिए ना। अगर वही नहीं देखा और आपने इंसुलिन का ओवरडोज दे दिया तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया, और हाइपोग्लाइसेमिया की यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स एमिली को फेस करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आपने टू मच इंसुलिन दे दिया है, और जिसका रिलेशन किसके ऊपर जा रहा है? ब्लड ग्लूकोज के ऊपर। और सिम्टम्स ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द इंसुलिन डोज further support this it's when insulin action is at its maximum। जब मैक्सिमम लेवल पे इंसुलिन अपनी एक्शन दिखा रहा होता है पीक लेवल पे, तभी हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। अगर हम बात करें कि हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट होता तो सिम्टम्स इसके अपोजिट होते, जैसे कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता, पॉलीफेजिया देखने को मिलता। पॉलीयूरिया मतलब उसको यूरिन पास करने बार बार जाना पड़ता, पॉलीडिप्सिया मतलब उसको बार बार प्यास लगती, और पॉलीफेजिया मतलब उसको भूख भी ज़्यादा लगती। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है DKA वुड इन्वॉल्व सिम्टम्स, उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ऐसे जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और हाइपोकैलेमिया की हम बात करें तो हाइपोकैलेमिया की वजह से मसल क्रैम्प्स और अरिथमियाज हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा कौन सा आंसर सही जाएगा? यस, कि इसको इंसुलिन का ज़्यादा डोज दे दिया है, ब्लड ग्लूकोज के अकॉर्डिंग टू जो देख के देना चाहिए था वो नहीं किया, और एमिली को यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम शो ऑफ हो रहा है जब इंसुलिन का डोज पीक लेवल पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हाइपोग्लाइसेमिया हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि मारिया रिसेंटली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। मारिया को रिसेंटली डायग्नोज्ड हुआ है डायबिटीज़, इज़ लर्निंग अबाउट फूड केयर, उसको फूड केयर के बारे में सिखाया जा रहा है। The nurse knows teaching is effective when Maria states, नर्स को पता है कि ऐसा तो कौन सा स्टेटमेंट्स मारिया बोलेगी नर्स के टीचिंग के बाद में कि जो बताएगा कि नर्स ने बहुत ही अच्छे से उसको सिखाया कि फूड केयर डायबिटीज़ में करना कितना और क्यों ज़रूरी है। आई विल सॉक माई फीट इन वार्म वाटर फॉर 30 मिनट्स डेली। आई कैन गो बेयर फुट मतलब नंगे पाँव जो है मैं चलूँगी एट होम सिंस इट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट। आई विल वियर न्यू शूज for short intervals initially. It's best to cut my toenails in a rounded shape। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि मोस्टली डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ऐसा बोला जाता है कि उसको हर रोज़ जो है वो शूज़ अलग अलग पहनना है, मतलब कि 30 डेज़ के 30 शूज़ नहीं होते हैं, 2 शूज़ रखते हैं कि जिसका शूज़ का जो बेस है ना, सॉल, वो एकदम मजबूत हो, ठीक है। और आज जो उसने शूज़ पहने वो कल नहीं पहनने हैं, और कल पहले वो परसों नहीं पहने, मतलब अल्टरनेटिव डेज पे वो अलग अलग शूज़ को पहनेगा। मतलब कि क्या होगा उससे कि उसको कोई भी जो चीज़ है, हम चलेंगे किससे? पैर से, और पैर भी ज़्यादा सस्पेक्टेड होता है कि पैर में कुछ भी लग जाएगा, और पैर में लगेगा ब्लीडिंग होगा, और डायबिटीज़ होता है तो सेंसेशन भी कम हो जाते हैं क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर न्यूरोपैथी हो जाता है, सेंसेशन फील नहीं हो पाता है और पता नहीं चलता कि हमको कुछ लगा है, और वो चोट इतनी गहरी होती जाती है कि क्या हो जाता है, रूझती भी नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ है उसकी वजह से, ठीक है, हीलिंग भी नहीं होता। तो हमको लास्ट में करवाना क्या पड़ेगा? क्या करवाना पड़ेगा? यस, एम्पुटेशन, फुट को कटवा के निकाल देना पड़ेगा। अगर फिंगर्स में हुआ है तो फिंगर को कट करवाओ, फिर धीरे धीरे आधे फुट को, फिर लेग को, ऐसे ऐसे करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसके लिए खास करके हाँ, आइज़ की भी ज़रूरी होती है, हमारे हार्ट की भी ज़रूरी होती है, ब्रेन की भी ज़रूरी होती है डायबिटीज़ में, बट सबसे ज़्यादा फोकस ना फूड पे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ससेप्टेबल है। तो हम इसको क्या सिखाएंगे? तो हम इसको ना प्रॉपर फूड क्या सिखाएंगे डायबिटीज़ में। क्रूशियल है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, वियरिंग द न्यू शूज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हेल्प प्रिवेंट ब्लिस्टर और सोर्स। हम नया नया शूज़ पहनने को बोलेंगे उसको शॉर्ट इंटरवल्स पे। क्यों? क्योंकि उससे ना ब्लिस्टर्स बन पाएगा ना सॉर्स बन पाएगा। सॉकिंग फिट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स कैन लीड टू स्किन ब्रेकडाउन, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सॉकिंग करेंगे ना वो बार बार अगर वार्म वाटर में, तो उसके पैर कैसे हो जाएंगे? गुनगुने हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से भी स्किन ब्रेकडाउन होगा, तो स्किन का जो है वो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा, तो वो भी नहीं करना है। बैर फुट तो उसको बिल्कुल भी नहीं चलना है, वरना इंक्रीजेज रिस्क रहेगा इंजरी का और प्रॉब्लम हो सकती है। और टो नेल्स जो है उसको राउंडेड में कट नहीं करना है, ठीक है, उसको स्ट्रेट कट करना है, प्रिवेंट इनग्रॉन टो नेल्स, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे
कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, आई विल वियर द न्यू शूज़ फॉर शॉर्ट इंटरवल्स इनिशियली, कि मैं जिसकी वजह से डायबिटिक फूड से बच पाऊँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है कि एन विद द टाइप 2 डायबिटीज़ इज एडवाइज टू मॉनिटर हर ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली। एन को टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है और उसको बोला गया है कि आपको जो है वो रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करवाते रहना है। सी आस्क द नर्स हाउ ऑफन सी वुड मॉनिटर, वो नर्स को पूछता है ओके तो कितने ड्यूरेशन पे मुझे मेरा ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए। द नर्स शुड रिप्लाई, नर्स क्या बोलेंगी, ओनली व्हेन यू फील सिम्टम्स ऑफ हाई और लो ब्लड शुगर, जब आपको लगे कि मेरा शुगर बढ़ गया या कम हो तब। वंस अ वीक शुड सफिशियंट, एक वीक में एक बार करवा दो आप चलेगा। द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर करेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट, आपका अभी का करेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या चल रहा है उसके ऊपर और मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ग्लूकोज कब चेक करवाना है। या डेली मॉनिटरिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। तो नर्स यहाँ पे क्या बोलेगी कि जो एन है उसको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है समवन विद टाइप 2 डायबिटीज़, वो डिपेंड करता है कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट रेजिमेंट चल रहा है, हाउ वेल देयर ब्लड शुगर इज कंट्रोल्ड एंड स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स। ओके, दोज ऑन इंसुलिन may need to check multiple times a day, whereas others might to do so less frequently, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे कि क्या करवाएंगे हम उसको, ऑप्शन नंबर सी, द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर करंट ट्रीटमेंट्स रेजिमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि पोल अ डायबिटिक पेशेंट, पोल एक डायबिटिक पेशेंट है, इज़ एडवाइज टू चेक हिज फीट डेली, उसको बोला जा रहा है कि आप अपने फीट को ना रोज़ देखिए, रोज़ चेक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस एडवाइस, ऐसा तो आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा रीज़न दिख रहा है कि जो आपको बता रहे हैं उसको कि आपको रोज़ की रोज़ फीट की जो है वो चेक करना है डेली। डायबिटीज़ ऑफन कोजेज फूड पेन, क्योंकि ना डायबिटीज़ की वजह से फूड पेन होता है, इसीलिए रेगुलर फूड चेक्स कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी चेंजेस और प्रॉब्लम्स। अगर आप रेगुलर फूड चेक्स करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम से वो अर्ली फटाफट से पता चल जाएगी और आप उसका जो है वो ट्रीटमेंट कर पाओगे। डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर ससेप्टिबल टू फूड फंगस, डेली फूड चेक्स हेल्प इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या आएगा कि डायबिटिक का जो पेशेंट है आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमने पढ़ा था, और उसकी वजह से उसको लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, उसको नहीं पता चलता कि उसको क्या लगा, कितना लगा या नहीं, उसको सेंसेशन फील ही नहीं होता है। एंड पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटीज़ भी होता है। दिस मेक्स दैम प्रॉन टू इंजरीज, इसकी वजह से उसको इंजरीज होना, इन्फेक्शंस लगना, अल्सर्स होना, विद दे माइट नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज ड्यू टू द लैक ऑफ सेंसेशन, जो इमीडिएटली पता नहीं चलता है क्योंकि उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और सेंसेशन लो है। रेगुलर फूड चेक करेगा तो कैन हेल्प द डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स, वो रेगुलर फूड चेक करेगा तो उससे उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है उसके पहले कि वो प्रॉब्लम सीवियर बने, ठीक है, इसके लिए करवाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि रेगुलर फूड चेक्स कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी चेंजेस और प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्लियर, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रीता इज़ डायग्नोज्ड विथ डायबिटिक रेटाइनोपैथी। रेटाइनो किसके रिलेटेड है, आइज़ के रिलेटेड है। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट को हुआ है रेटाइनोपैथी, आँखों की प्रॉब्लम। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस कंडीशन इज, नर्स को पता है ये कंडीशन क्या है, रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है, रिजल्ट फॉर एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स डैमेजिंग द रेटाइनाज ब्लड वेसल्स, कि ना ब्लड शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से वो रेटाइना को जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज कर देती है। caused by hypoglycemia affecting the eyes, condition where there is excessive fluid in the eye। तो क्या आएगा कि डायबिटिक जो रेटाइनोपैथी है वो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, कि जो किसकी वजह से देखने को मिलती है कि ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है और उसी की वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स जो रेटाइना के अंदर है वो डैमेज हो जाती है। दिस कैन लीड टू विजन प्रॉब्लम, उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम्स एंड ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलता है, वो मैनेज नहीं किया जाता है, फिर आप अंधे ही हो जाते हो, ठीक है। तो ये करेक्ट रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर
बी अ रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स, और ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने की वजह से वो जो हम बोले कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रेटाइना की उसको डैमेज करेगी। ठीक है, क्लियर है, डैमेजिंग द रेटाइनास ब्लड वेसल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि जॉन विद डायबिटीज़ प्रेजेंट्स विद स्वॉलन एंकल्स। जॉन को डायबिटीज़ है, वो हमारे पास आया और बोल रहा है कि मेरे ना एंकल स्वॉलन हो गए हैं, वेट गेन हो रहा है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ब्रीथिंग लेने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है। नर्स शुड सस्पेक्ट, नर्स समझ जाएगी कि जॉन को क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है या रीनल इनसफिशिएंसी हुआ है। जॉन को दिखाई क्या दे रहा है, स्वॉलन एंकल्स, वेट गेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ये टिपिकल सिम्टम्स है किसके, हार्ट फेल्योर के। किसके है, हार्ट फेल्योर के। वेयर द हार्ट कैन नॉट पम्प द ब्लड इफेक्टिवली। डायबिटीज़ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द हार्ट फेल्योर, है ना। वाइल द रीनल इनसफिशियंसी कैन कोज swelling. Okay, the combination of symptoms here points more towards the heart failure. बट यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो क्या दिखा रहा है कि हार्ट फेल्योर दिखाई दे रहा है, जिसमें स्वॉलन एंकल्स, वेट गेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। और स्पेशली हार्ट फेल्योर भी कौन सा, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। तो क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्ट फेल्योर जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो जो क्या है क्वेश्चंस की, लॉरा डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ इज प्लानिंग अ ट्रिप। लोरा जो है वो डायबिटीज़ की पेशेंट है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ट्रिप पे जाना है। द नर्स शुड एडवाइज हर टू, तो नर्स पेशेंट को क्या बोलेगी, रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग अंटिल हर डायबिटीज़ इज अंडर कंट्रोल। उसको बोलना है कि लॉरा जब तक आपका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल नहीं आ जाता है आपको कहीं पे भी ट्रैवलिंग पे नहीं जाना है। कैरी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डायबिटीज सप्लाईज नीडेड, आपको 2 पैकेट लेके जाना है डायबिटीज़ की, आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके। एडजस्ट हर इंसुलिन डोजेज अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन्स, वहाँ पे जहाँ पे ना आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे टाइम जोन के अकॉर्डिंग टू हम इंसुलिन का डोज जो है वो एडजस्ट करेंगे। या कंज्यूम एनी लोकल कुशन विदाउट कंसर्न्स, बराबर। आप वहाँ पर जो भी मिल रहा है खाना वो आप खा लेंगे, वहाँ पर कोई भी कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम, it is always good idea for diabetic patients to carry extra supplies when traveling to manage any unforeseen situation or delay. ठीक है, क्योंकि टाइम पे दवाई लेना और खाने के पहले खाने के बाद की जो दवाई होती है डायबिटीज़ की खास ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मान लो कि उसके जिस बैग में दवाई है उसके पास वो अभी पहुंच सके वैसी सिचुएशन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स्ट्रा सप्लाईज लेके जाना, कि एक जो है वो आपके पास ही होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन क्रिएट होता है कि आप दवाई लेना डिले कर जाओ तो ऐसा ना हो और आपके पास जो डोज अवेलेबल है वो आप ले लो। ठीक है, while adjusting insulin dose can be necessary for different time zones, it should be done under healthcare provider guidance, जो हम नहीं कर सकते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे। It is essential to be cautious about food choices, especially in the unfamiliar places, to avoid blood sugar spikes और drops। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा कि लॉरा आप भले ही प्लानिंग करो ट्रिप पे पर अपने साथ ट्वाइस सप्लाई दवाई का लेके जाइए। ऑप्शन नंबर बी कि कैरी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डायबिटीज सप्लाईज नीडेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है कि मिसेल विद टाइप 2 डायबिटीज इज एक्सपीरियंसिंग टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन हिज हैंड्स एंड फिट। मिसेल को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसको क्या लग रहा है कि हैंड्स और फिट के अंदर एकदम नम्बनेस फील हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन लग रहा है। ओके, द नर्स अंडरस्टैंड्स दिस इज एज, क्यों हुआ ऐसा, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द कंट्रोल डायबिटीज़ है, कंट्रोल हो रहा है डायबिटीज़ तो ऐसा होगा क्या है, तो हो ही नहीं सकता है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो हुआ, एडवर्स रिएक्शन टू हिज मेडिकेशन या साइन दैट हिज डायबिटीज़ इज रिवर्सिंग। ठीक है, तो क्या आएगा कि टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन द एक्सट्रीमिटीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का ये कॉमन सिम्टम्स है कि जिसके अंदर टिंगलिंग और नम्बनेस फील होगा। ओके, कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड शुगर लेवल्स डैमेजिंग नर्व्स। हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से नर्व्स को डैमेज होता है और ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर।
तो क्या करेक्ट रहेगा कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है कि जिसकी वजह से मिसाइल को टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन फील हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो कि जैक हैज़ बीन फीलिंग कॉन्स्टेंटली थर्स्टी एंड यूरिनेटिंग मोर फ्रिक्वेंटली। ओके, जैक जो है उसको बार बार प्यास लग रही है, मतलब कि पॉलीडिप्सिया, और साथ में उसको बार बार यूरिनेशन पी करना पड़ता है, मतलब कि पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया दोनों है। विच डायबिटीज रिलेटेड कंडीशन माइट जैक बी एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ। तो यहाँ पे इसको ना जैक को क्या हो गया है, अगर हमको डायबिटिक्स इंसिपिडस दिया होता ना तो हम ज़रूर कर देते, क्योंकि उसके अंदर भी यही देखने को मिलता है। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे हमको हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिया और न्यूरोपैथी दिया है। तो क्या करेंगे, यस जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना तब भी ये देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। ठीक है, तो हम क्या करेक्ट करेंगे कि उसको हो गया है हाइपरग्लाइसीमिया और उसकी वजह से भी पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि पीटर हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड इज़ एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस एंड सैकिनेस। उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है, उसको ना सिम्टम्स में जो सिम्टम्स है उसी के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट निकलेगा। ठीक है, तो पेशेंट को ना डिजीनेस एंड सैकिनेस हो रहा है, तो नर्स शुड फर्स्ट, तो नर्स यहाँ पे पहले क्या करेंगी, फटाफट से इसको ना कैंडी खिला देंगी, क्या इंसुलिन दे देगी, कि उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगी, या पेशेंट को सुला देंगी। तो कोई भी कंडीशन में हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि सिम्टम्स देखेंगे जो इंडिकेट तो कर रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके सीधा ही उसको जो है वो पीस ऑफ कैंडी दे दें। ठीक है, और इंसुलिन देंगे तो और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो उसका तो मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि उसका ब्लड शुगर लेवल आप मेज़र करके देखो तो सही कि कितना है, उसके बाद में प्रॉपर डिसीजन लो कि करना क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कि फर्स्ट तो हम पहले पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए हम, तो देखो क्या है कि मैरी डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ नोटिस इज अ विजन बिकमिंग ब्लड। मैरी जो है उसको डायबिटीज़ है और वो बता रही है कि मेरा ना विज़न ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे ना धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट, नर्स इसको क्या बोलेंगी, दिस इज़ टेम्पररी सिम्टम एंड विल रिजॉल्व ऑन इट्स ऑन। ये टेम्पररी है, आपको थोड़े टाइम के बाद ये मिट जाएगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ के रिलेटेड ही नहीं है। मैरी कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव आई एग्ज़ाम, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाओ और उसका कॉम्प्रहेंसिव मतलब कि फुल्ली आई एग्जामिनेशन करवाओ कि पता चले कैसा क्यों हुआ है, या इंक्रीज योर इंसुलिन डोज हो गया उसकी वजह से हुआ है। तो क्या आएगा कि ब्लड विजन कैन बी ए सिम्टम ऑफ चेंजिंग ब्लड शुगर लेवल, वो ब्लड शुगर लेवल्स की जो है वो चेंजिंग की वजह से हुआ है। बट इट कैन ऑल्सो इंडिकेट द डायबिटिक आई कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते थे डायबिटिक रेटाइनोपैथी, याद है, यस उसकी प्रॉब्लम है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव रेगुलर आई चेकअप, और उसके लिए ना आपको कंफर्म करने के लिए आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वही आपको बता पाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बोलेंगे हम मैरी को कि मैरी आप जाके कंसल्ट लीजिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का और कॉम्प्रहेंसिव आई एग्जामिनेशन करवाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि कील अ टीनेजर विथ टाइप 1 डायबिटीज़, कील एक टीनेजर है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, वॉन्ट्स टू प्ले स्पोर्ट्स इन स्कूल, और उसको ना स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, उसको खेलना है। द नर्स शुड एडवाइस, नर्स इसको क्या एडवाइस करेगी, अवॉइड स्पोर्ट्स ड्यू टू द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, आप खेल नहीं सकते हो कैली, अदरवाइज ना आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल्स क्लोजली बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को करने से पहले और बाद में खास करके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करेंगे। इंक्रीज योर इंसुलिन डोज ऑन गेम डेज, आपका जब गेम डेज है ना आप इंसुलिन का डोज बढ़ा देंगे। या प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ नॉट रेकमेंडेड फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, और हम रेकमेंडेड ही नहीं करते हैं कि आपको ना टाइप 1 डायबिटीज़ है आप उसमें खेल ही नहीं सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट करती ही है, बट इज़ असेंशियल टू मॉनिटर क्लोजली टू एडजस्ट फूड, बराबर पर हम शुगर लेवल देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको क्या खाना है,
कितना खाना है और कितना इंसुलिन डोज देना है वो नक्की कर पाएंगे। इसके लिए हम कैली को बोलेंगे कोई बात नहीं, आप स्कूल में खेलिए, पर जो स्कूल हेल्थ नर्स है वो आपका ब्लड शुगर लेवल क्लोजली मॉनिटर करेंगी, एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले भी और बंद करने के पहले भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि जिसके अकॉर्डिंग हम केल का जो है फूड एंड इंसुलिन लेवल जो है वो जो है नक्की कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि रोज विथ जेस्टेशनल डायबिटीज़, जब से ना वो पैदा हुई उसको तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गया है। आस्क अबाउट पोस्ट प्रेगनेंसी इम्प्लीकेशंस, द नर्स शुड इन्फॉर्म हर। तो क्या बोलेगी इसको कि यू विल ऑलवेज हैव डायबिटीज़ आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। बेबी बॉर्न हो जाएगा ना उसके बाद भी आपको रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि योर बेबी विल डेफिनेटली हैव डायबिटीज़, you will have an increased risk of developing type 2 diabetes later in life, you can consume sugars without restriction post pregnancy। तो क्या बोलेंगे हम कि वुमन जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको हायर रिस्क रहता है कि इसका टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर लाइफ में होने का। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कि यू विल हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट हम जब मिलते हैं तो और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे विथ कनेक्टेड टू अस एंड रिवाइज ऑल द सेशन।